जी स्टूडेंट्स ऑफ स्टडी हाई स्कूल, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोर्स एंड मोमेंटम, क्लास 9 फिज़िक्स का जो है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था वो था टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज़ व्हेन दे आर मूविंग वर्टिकली एंड वन बॉडी इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टल एंड द अदर बॉडी इज़ मूविंग वर्टिकली जो है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक होगा, द टॉपिक नेम इज़ फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम, जो हमने पहले डेफिनेशन दोनों पढ़ चुके हैं, फोर्स के बारे में भी मोमेंटम के बारे में भी, कि फ़ोर्स किसे कहेंगे मोमेंटम किसे कहेंगे। इसको ज़रा दोबारा रिवाइज़ करवा दूँ आपको कि फ़ोर्स के बारे में हमने जो स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि इट इज़ दैट क्वांटिटी विच इज़ यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन एंड स्टॉप द मूविंग बॉडी, और मूव द जो है स्टॉपिंग बॉडी के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोमेंटम आपके पास क्या चीज़ थी, या आपके पास ऐसी क्वांटिटी थी विच हैव मास एंड वेलोसिटी, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट था दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग दे विल हैव मोमेंटम। अगर आपके पास एक बॉडी मूव नहीं कर रही है उसका मोमेंटम भी नहीं होगा, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तभी उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। और फोर्स क्या चीज़ थी, किसी बॉडी को रोकने के लिए या रुकी हुई बॉडी को मूव करवाने के लिए या मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उस चीज़ का नाम क्या था, फोर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ये बताना है कि फ़ोर्स का और मोमेंटम का दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कि फ़ोर्स एंड मोमेंटम हाउ दे कैन रिलेट विद ईच अदर। इसमें अगर हम देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये आमतौर पर आपको जो पेपर्स में आएगा, इट इज़ फॉलोइंग इन अ लॉन्ग क्वेश्चन कैटेगरी। जो लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन फॉल करता है। शॉर्ट में इसकी जो रेशियो है वो कम है, यानी कि लॉन्ग में रेशियो ज़्यादा है। तो इसमें हमने बताना इसको क्या है, डेफिनेशन आएगी इसकी कैलकुलेशन है, एक फार्मूला ड्राइव किया जाएगा जो बताएगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम जो है। तो स्टार्टिंग पे जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली जो चीज़ इसमें हम बताएंगे दैट इज़ द डेफिनेशन, कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। अक्सर स्टूडेंट्स आप गलती ये करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन फोर्स एंड मोमेंटम, तो आप वहाँ पे दोनों की अलग अलग से डेफिनेशन लिखाते हैं, फोर्स की अलग वाली और मोमेंटम की अलग वाली डेफिनेशन। ऐसा नहीं करना आपने। इस टॉपिक में पूछा गया है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो उसमें आपने ये बताना है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि जब किसी बॉडी पे व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है। ये बात हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, कहाँ पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अभी यही बात पढ़ी थी। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, यानी कि जब आपके पास किसी बॉडी पे फोर्स लगती है इट विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, तो वो आपके पास क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, उस बॉडी के अंदर, एंड विच इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखें यहाँ पे, इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमने ये बताया कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसमें फोर्स प्रोड्यूस होती है जो है। इट मीन्स कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ में ये पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास दो क्वांटिटीज़ है, कौन कौन सी, वन इज़ फोर्स एंड द सेकंड वन इज़ एक्सेलरेशन, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये हम न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्कस करके आ चुके हैं पहले। वही बात यहाँ पे दोबारा रिपीट की जा रही है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, या जब किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन लगाई जाती है तो उस बॉडी में फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट चीज़ में जो एडिशनल चीज़ वो क्या आई, उसने कहा वो जो आपके पास फोर्स थी दैट इज़ इक्वल टू, वो आपके पास इक्वल टू होगी, और वो किसके इक्वल टू होगी, टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगी, इक्वल होगी। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट मीन्स
चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और कैसे चेंज होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से उसकी वैल्यू क्या है, चेंज होगी, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स एंड मोमेंटम जो है। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसी रिलेशन को हम जब मैथमेटिकली लिखेंगे, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज। अब इसी रिलेशन को हमने क्या करना है, मैथमेटिकली लिखना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ओवर टोटल टाइम। जब हम इसी रिलेशन को लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो सिंबल्स हम सब ने पढ़े हुए हैं। फोर्स आपके पास इसका सिंबल पढ़ा था कैपिटल एफ, चेंज इन मोमेंटम, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम डेल्टा पी ओवर टाइम का सिंबल टी। अब डेल्टा पी को बाज़ दफ़ा हम ऐसे लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई, कि जो पी एफ है और पी आई आपके पास इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम जो है। अब यहाँ पे साइड पे हम इसको इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि आगे पास पी एफ की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे लिखा जाएगा फाइनल मोमेंटम, उसके बाद वैल्यू लिखी जाएगी इनिशियल मोमेंटम की, इनिशियल मोमेंटम। अब देखें यहाँ पे इन दोनों के सिंबल्स आगे पास क्या होंगे, फाइनल मोमेंटम का सिंबल पी एफ और इनिशियल मोमेंटम का सिंबल आगे पास पी आई हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे एक नया सिंबल यूज़ किया जा रहा है, दिस सिंबल इज़ लुक लाइक अ ट्राइंगल। ये आगे पास एक ट्राइंगल का सिंबल होगा विच इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू शो द चेंज इन क्वांटिटी। जब आपके पास कोई क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ओवर टोटल टाइम डेल्टा पी ओवर टी। फोर्स, इसका सिंबल आपके पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हमने रिलेशन प्रूव करना है दैट रिलेशन इज़ दिस, कि फोर्स किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टोटल टाइम के इक्वल है। अब आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म और डेफिनेशन, ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन फोर्स एंड मोमेंटम, के फोर्स और मोमेंटम को डिफ़ाइन किया जाए। वहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, और साथ में इन पर बता देना है कि पी एफ, पी आई और डेल्टा टी क्या चीज़ है। आपके पास डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, टोटल टाइम का सिंबल लिखा है यहाँ पे हमने स्मॉल टी, फोर्स का सिंबल क्या लिखा है हमने यहाँ पे एफ जो है। इट मीन्स कि एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी के इक्वल है, और दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लिखेंगे डेफिनेशन, आगे पास फर्स्ट हेडिंग थी इसकी, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग हम शुरू करेंगे इसकी, दैट इज़ अबाउट कैलकुलेशन और डेरिवेशन, या इसे हम कह सकते हैं इट इज़ कैलकुलेशन है ये, या इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेशन जो है, कैलकुलेशन और डेरिवेशन। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ था मोमेंटम का जो है। जब हमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ पर ये पढ़ा था वी नो दैट मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आप इसी को अगर हम सिंबल वे में लिखें तो सिंबल्स के स्टूडेंट्स ये बनेंगे, मोमेंटम था इसका सिंबल P, मास था इसका सिंबल M, वेलोसिटी है इसका सिंबल आपके पास V। अब जो कि मोमेंटम आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं, और वेलोसिटी भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर भी हम एरो का साइन लगा देते हैं। अगर नहीं लगाते तो आप इनको बोल्ड लेटर्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो है। अच्छा, यहाँ तक आगे पास क्लियर हो गया। इसमें हमने बताया कि आगे पास मोमेंटम की डेफिनेशन जो हम पहले पढ़ के आ चुके थे उसको यहाँ पे यूज़ किया है हमने कि मोमेंटम किसके इक्वल है, P इज़ इक्वल टू M और V के इक्वल। अब यहाँ पे 2 तरह के मोमेंटम आ रहे हैं। फ़र्ज़ कहते हैं हम यहाँ पे
कि आगे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम होगा। वन इज़ कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और सेकंड वन इज़ फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब हमने यहाँ पे बताना है कि इनिशियल मोमेंटम कब होगा और फाइनल मोमेंटम कब होगा। हमने कहा कि लेट अस सपोज अ बॉडी, एक बॉडी हमने सपोज की विच हैव इज इट्स इनिशियल वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, वी आई उसकी इनिशियल वैल्यू थी। आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम टी गुजरने के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई। और उसकी मोमेंटम भी क्या है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जो कि हमने बताया था। तो मोमेंटम इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अगर मोमेंटम चेंज करना है तो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज किया जाता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटी जो है। अब देखें यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम के लिए हम लिखेंगे पी आई इज इक्वल्स टू एम और वी आई, और अगर फाइनल मोमेंटम है तो हो जाएगा पी एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू वी एफ जो है। अब यहाँ पे हमने एरो के साइन लगा दें तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी इसमें कोई मिस्टेक कंसिडर नहीं की जाती है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी बोल्ड लेटर्स में कर देना है। बोल्ड लेटर्स करेंगे तो वो भी ठीक है जो है। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई, दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हमने बताना क्या है, हमने फाइंड करना है चेंज। तो चेंज जब भी फाइंड किया जाता है, चाहे वो वेलोसिटी का चेंज है, चाहे वो एक्सेलरेशन का चेंज है, चाहे वो फोर्स का चेंज है, चाहे वो चेंज आपके पास मोमेंटम का है, तो हर एक चीज़ में जब चेंज फाइंड किया जाता है उसका एक रूल है, तरीकाकार है, मेथड है। वो क्या होगा, वो ये होगा कि फ़ाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ भी आगे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक फाइनल मोमेंटम, एक इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, फ़ाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा जो है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट कि हम इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा बता दूँ कि हमने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, 2 - 1 करना है, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, पी आई माइनस पी एफ। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। जब आपने चेंज फाइंड करना है तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ भी हम वही रूल करेंगे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा था, दो इक्वेशंस आपके पास जब सॉल्व हो रही हैं, बोथ इक्वेशंस हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जब सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में सॉल्व होगी और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ही सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आगे रिलेशन ऐसे बनेगा, पी एफ माइनस पी आई के फाइनल और इनिशियल, पी एफ माइनस पी आई फिर इज़ इक्वल टू है, पहले आपके पास ये क्वेश्चन आएगी फाइनल वाली एम वी एफ, फिर बाद में आएगी इनिशियल वाली माइनस एम वी आई। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 को भी और इक्वेशन नंबर 1 को भी जो है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ किया था, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड रेट। जहाँ भी हमने पहले डेफिनेशन भी याद की थी, रिवाइज़ की थी, जैसे कि वेलोसिटी की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उनमें भी एक वर्ड यूज़ किया था रेट ऑफ चेंज। जहाँ भी आपके पास ये वर्ड यूज़ होगा रेट ऑफ चेंज, इट मीन्स कि दैट वैल्यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। वो टाइम के लिहाज से वैल्यू क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रेट ऑफ चेंज। इट मीन्स के इट विल बिलोंग्स टू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय टाइम ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय टी, डिवाइडिंग बाय टी ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमने फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो दोनों को टी पे डिवाइड कर दिया। जब टी पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई, ये आगे पास वैसे की वैसी इक्वेशन आ गई, इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब ये तो क्वेश्चन हमने सेम टू सेम वैसे लिख दी। अब हमने नई चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, इसको टाइम पे डिवाइड किया और इसको भी टाइम पे डिवाइड किया टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हमें ये स्टेप करना पड़ा, खुद से करना पड़ा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी रेट ऑफ चेंज की वैल्यू को यूज़ किया जाता है इट विल चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम के लिहाज से वैल्यू चेंज की जाएगी इसकी जो है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर वाली वैल्यू में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, मैस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम टू सेम ऐसे ही पी एफ माइनस पी आई। अब देखें यहाँ पे जो है एम वैसे का वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। अब जो आपके पास ये वैल्यू बन रही है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के इक्वल है जो है। तो यही हम यहाँ पे साथ रेफरेंस लिखेंगे लाजमी, साथ में यहाँ पे बताएंगे कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल। ये यहाँ पे रेफरेंस को यूज़ किया जाएगा, ये साथ लिखना है आपने कि यहाँ पे ये इसके इक्वल कैसे आया बताना है आपने। तो ये आगे पास हो जाएगा स्मॉल ए के इक्वल जो है। इट मीन्स कि ये आगे पास वही वैल्यू है जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि जब आपके पास किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। अब देखें यहाँ पे अगेन आगे पर रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, मैस का और एक्सेलरेशन का। तो देखा जाए तो ये किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल, एफ के इक्वल। ये कैसे इक्वल हो गई, देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ एफ इज इक्वल टू एम और ए। फोर्स किसके इक्वल है, मैस और एक्सेलरेशन के इक्वल। ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, न्यूटन सेकंड लॉ में, इसी चैप्टर के अंदर जो है। तो एफ किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल। इट मीन्स कि एम ए जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम फोर्स लिख सकते हैं जो है। और यहाँ जो चीज़ वापस आ रही है इसको ऐसे लिख देते हैं जी, इट इज़ पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये आगे पास फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम हो गया। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा पी ओवर टी, के डेल्टा पी ओवर टी के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, फोर्स एफ के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यही टॉपिक जो है वो क्या करना था, फॉर्मूला प्रूव करना था। अगर आप देखें तो ये वाला रिलेशन और जो ये वाला रिलेशन है, दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन आर सिमिलर, दोनों रिलेशंस क्या हैं, सेम है, एक जैसे हैं जो है। यही हमने प्रूव करना था कि एफ़ किसके इक्वल आ रहा है, एफ़ किसके इक्वल है, डेल्टा पी ओवर टी के इक्वल। और डेल्टा पी ओवर टी किसके इक्वल था, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी के इक्वल। अब यहाँ से लास्ट पे छोटा सा एक क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मीन डिपेंडेंस के जो आपके पास फोर्स फाइंड हो रही है ये किस किस पर डिपेंड कर रही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ऑन व्हाट फैक्टर्स द फोर्स डिपेंड्स, फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो आपके पास दो आंसर्स होंगे इसके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ भी आप आंसर दे सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन भी आप बता सकते हैं कि वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है जो है। तो यहाँ पे हमने ये बताया, इट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। टू फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम के मोमेंटम पे चेंज पे डिपेंड कर रहा है, और सेकेंडली इट विल डिपेंड्स ऑन टाइम, और ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आपका टॉपिक जो था वो यहाँ तक था सारे का सारा। एक दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ जो है कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ स्टडी की जो है। स्टार्टिंग पे अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है
तो आपने ये सारे का सारा लिखना है। अगर शॉर्ट में आता है तो वो आपसे पूछेगा कि रिलेशन बताएं क्या है, कि डिफ़ाइन द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो उसमें आपने रिलेशन बताना है कि फ़ोर्स का और मोमेंटम का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। तो देखें यहाँ पे हमने ये बताया कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी पे फोर्स लगती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है, विच इज़ इक्वल टू, और वो जो आगे पास से फोर्स है वो इक्वल टू है किसके, टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या है, इक्वल है। इसी को मैथमेटिकल हम कैसे लिखते हैं, जो है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टोटल टाइम, सिंबल के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो फोर्स इसका सिंबल F, चेंज इन मोमेंटम इसका सिंबल डेल्टा P, और टाइम का सिंबल स्मॉल t जो है। डेल्टा P को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PF माइनस PI ओवर T। अब यहाँ पे आगे पास मैंने वैल्यूज़ बता दी कि PF क्या चीज़ थी, PI का क्या नेम था, और ट्रायंगल जो सिंबल यूज़ किया इसका क्या नेम था। इसको हमने बताया कि PF जो है ये बेसिकली आगे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम, PI इज़ कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम, और ये जो ट्रायंगल का सिंबल है इट हैव पर्सनली नेम्ड विच इज़ डेल्टा। डेल्टा इसका अपना नेम है जो है, और इसका फंक्शन क्या है, जहाँ पे कोई क्वांटिटी की चेंज हो रही है वहाँ पे इसको शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका नाम आपको बता दूँ, ये नाम भी बाज़ पूछ लेते होते हैं, इट नेम है वह डेल्टा। इसे हम डेल्टा के नेम से पुकारते हैं, कहते हैं इसको जो है कि आपके पास डेल्टा का इसका नेम है जो है। फिर नेक्स्ट आगे कैलकुलेशन या डेरिवेशन क्या होगी इसकी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला पड़ा था P इज इक्वल टू mv के इक्वल। अगर आगे पास मोमेंटम दो तरह के हैं, वन इज़ कॉल्ड इनिशियल एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड फाइनल मोमेंटम जो है, तो हमने बताया इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, PI इज इक्वल टू mvi, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, PF इज इक्वल टू mvf के इक्वल होगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपने दोनों के को सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, T पे डिवाइड किया। T पे क्यों डिवाइड किया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, इसलिए हमने T पे डिवाइड किया दोनों को। डिवाइड करने के बाद यहाँ से m कॉमन ले लिया, VF माइनस PI ओवर T, और जो VF माइनस PI ओवर T है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन A के इक्वल था, तो वो हमने यहाँ पे A लिख दिया साथ में। अब m साथ वैसे ही था, m और A। अब जो m और a है वो किसके इक्वल था, फोर्स के इक्वल था, तो यहाँ पे फोर्स आ गया। अब आपने इस रिलेशन को एक एक्सटर्नल चीज़ के साथ लिख दिया कि f किसके इक्वल है, PF माइनस PI ओवर T या डेल्टा P ओवर डेल्टा T के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो आज का टॉपिक था वो यहीं तक था जो है। इसमें आपने जो है वो इसको शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के लिए भी जो है उसकी तैयारी करनी है। इसी के साथ सिटी हाई स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज़।